हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9th के बाद में हम लोग क्लास 10th की तरफ बढ़ते हैं और क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस के जितना भी हम लोगों को लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ना है वो सारे कंटेंट को हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स है या फिर सब हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो अकेला एक चैप्टर के जो है वो 4 चैप्टर के बराबर है। मतलब कि इसके अंदर हम लोगों को 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और अगर देखें तो इसके अंदर 4 अलग अलग चैप्टर हैं। पहला हमारा चैप्टर है, अगर देखें तो पहला टॉपिक जो है न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है और चौथा हमारा कौन सा है, एक्सक्रीशन है। जब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह क्या चीज़ें उसमें हमको मिलती हैं, न्यूट्रिशन में क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। जैसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक पढ़ते हैं, हेटरोट्रॉफिक पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारा न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे बनता है या कैसे वो फ्रूट को बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ग्रेना और स्ट्रोमा वाला जो पोर्शन है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमेशा 2 टाइप की रिएक्शन से कंप्लीट होता है। मतलब कि 2 टाइप की रिएक्शंस ही फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने का काम करती हैं और दोनों टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। पहली होती है हमारी डार्क रिएक्शन और दूसरी लाइट रिएक्शन। इन दोनों के बारे में भी हम लोगों को डीपली स्टडी करनी है। क्लास 10th के न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हम लोग जब एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो एनिमल्स में अलग 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन लोअर एनिमल्स में कैसा होता है और हायर एनिमल्स में कैसा होता है। जब हम लोग लोअर एनिमल्स की बात करेंगे तो लोअर एनिमल्स में हम लोगों का जो हेडिंग आएगा सबसे पहले क्या आएगा, अमीबा। अमीबा के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, स्यूडोपोडिया क्या हेल्प करते हैं, किस तरीके से फूड वैक्यूल फॉर्म होता है, क्या उनमें किस तरीके से प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जब हम लोग हायर एनिमल के केस में देखेंगे तो हायर एनिमल के केस में हम लोग किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। और जैसा हमने बताया कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलता है। सबसे पहला हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, उस पूरे जो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल नाम दे देते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मतलब कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी होती हैं, कहाँ पर होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। जब रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम लोगों को एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ब्रीदिंग को ही क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में फ़र्क भी समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। इतने से बात डिस्कस करने के बाद में हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे, क्या प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है और प्लांट में अगर रेस्पिरेशन होता है तो रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है और लीफ में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, क्या इन तीनों में कुछ फ़र्क होता है। ये 4 चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। एनिमल्स के अंदर क्या रेस्पिरेशन होता है, तो एनिमल्स में अलग अलग टाइप, जैसे एनिमल्स में अमीबा में अलग तरह का ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सभी करते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन तो हर ही ऑर्गेनिज्म करता है। अब फिर वो बात अलग होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो अलग चीज़ है कि कैसे ब्रेक डाउन होएगा, वो अलग सारी चीज़ें अलग बात है।
ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ह्यूमन के अंदर क्या रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमारी ऑक्सीजन पहुँचती है, फिर ऑक्सीजन जो हमारी पहुंची हुई है लंग्स में कैसे वो ब्लड के द्वारा हमारी सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 टाइप की प्रोसेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, फिर ETS होता है, जिसको हम लोग ETS शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब पढ़ने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वो गेन कर सकता है ऑक्सीजन को, कितना वो ले सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो छोड़ सकता है। अगर हम लोग एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कितनी ऑक्सीजन बचती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लंग्स कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि क्या सांसों से कोई बीमारी होती है या लंग्स के अंदर कोई बीमारी होती है। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी डिसऑर्डर्स आएंगे ये सारा पढ़ेंगे। हम लोग ये इतना डीप में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि MCQs इस बार जो MCQ का जो पेपर है, जो अगर हम क्लास 10th का पेपर देखें तो MCQ का जो वेरिएशंस है वो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने के कारण इतना हम लोग को थोड़ा सा डीप स्टडी करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ है उसको दूसरी जगह पर पहुंचाना है। प्लांट के अंदर यही चीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है जिस प्रोसेस की हेल्प से होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक, ट्रांसपायरेशन जो होगा वो क्यूटिकल के द्वारा होगा तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकल्स के द्वारा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और स्टोमेटा के द्वारा होता है तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन हमारा आएगा एनिमल के अंदर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक ओपन होता है और एक हमारा क्लोज होता है। किस में ओपन होगा किस में क्लोज होगा ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन में क्या होता है और क्लोज में क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक पहला हमारा हो जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो जाता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड जिन पाइप्स में बहता है उन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रेशर देकर पहुंचाने का काम जिस ऑर्गन का होता है उस हार्ट ऑर्गन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अगर ब्लड को पढ़ेंगे तो ब्लड से कई सारे MCQs निकलते हैं, और इतने MCQs अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर में अगर कभी भी आप लोग कंफ्यूज होंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लड में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या किस तरीके से होता है। जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा क्या होता है, कार्पसल्स क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कितना अमाउंट क्या बनाता है। जैसे प्लाज्मा देखें तो हमारा कितना ब्लड का अमाउंट बनाता है, ब्लड कार्पसल्स देखें तो कौन कौन से होते हैं, WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, ये सारे के सारे कार्पसल्स हैं। और लास्ट में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर हमारे चोट फोड़ लग जाए और तुरंत ही हम लोग इस तरीके से दबाएं और देखते हैं कुछ देर बाद हटाकर, तो हमारा ब्लड का फ्लो जो होता है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग का क्या फिनोमेना है, क्या मैकेनिज्म है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लस ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन में, और उनके अंदर क्या क्या ब्लड ग्रुप्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे हम लोग A B बारे में जो भी डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे हम लोग को ब्लड ग्रुप में इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। किस टॉपिक में, ट्रांसपोर्टेशन में। अब लास्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का जो भी बाहर निकलने की प्रोसेस जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और एक्सक्रीशन को हम लोग मोस्टली किस में देखेंगे, एनिमल्स के केस में देखेंगे। एनिमल्स के केस में वैसा ही हम लोग डिवाइड करेंगे, एक लोअर एनिमल्स हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, हायर एनिमल्स में हो जाएगा। हायर में हमेशा ह्यूमन के बारे में ही डिस्कस करा जाएगा, और लोअर में हमेशा मोस्टली हम लोग किस में देखेंगे, अमीबा में देखेंगे। और अगर हम लोग को नॉर्मली पूछा जाए जैसे नेफ्रीडियम वगैरह है तो हम लोग किसके बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में केवल कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर MCQ से रिलेटेड इसके जितने 1-2 पॉइंट जो भी बनते हैं वो सारा इसको बता देंगे, ताकि ज़्यादा लेंदी में ना हो। ह्यूमन में जब हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को करते हैं। जैसे लंग्स, क्योंकि लंग्स जो होती है जितनी भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्टेज गैसेस होती हैं उन सबको तो लंग्स ही निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, वेस्टफुल गैसेस है, लेकिन अगर वो लिमिटेड से ऊपर हो जाती है तो वो हमारे लिए वेस्टफुल गैसेस है। तो उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उसको किडनी थोड़ा ना निकालेगा, उसको कौन निकालेगा, हमारा लंग्स निकालेगा।
अब बात करते हैं हम लोग किडनी के बारे में। तो किडनी क्या है, किडनी में हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, और नेफ्रॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, नेफ्रॉन्स किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो सबसे ब्रॉड होगा, और शायद इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इसको प्रिपेयर करना होगा। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर से बनते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा के लिए यही टफ होता है, तो हम लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा और हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।